आरोप कई सारे लगते हैं कि कम टाइम इन्हें मिला, कम टाइम उन्हें मिला, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी और वक्त तय करने का तरीका क्या है। तो आपको बता दें, कुल 21 घंटे का वक्त तय हुआ था चर्चा के लिए। एक फॉर्मूला है, एक सांसद के लिए 2 मिनट मिलते हैं। तो 240 सांसदों वाली पार्टी को उसी हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि 240 सांसदों वाली बीजेपी को कितना वक्त मिलेगा। और अगर वैसे ही 8 घंटे उन्हें मिले, कांग्रेस पार्टी जिनके 99 सांसद हैं, तो उसमें देखिए 98 उस वक्त, तो सांसदों के लिए 3 घंटे 18 मिनट का वक्त तय किया गया था। हम आपको यह भी बताएंगे किसने कितना बोला, जिसमें कुल 21 घंटे का वक्त तय हुआ। अब हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो वक्त तय किया गया था उसके हिसाब से अब आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकसभा में बोला 134 मिनट 134, 2 घंटे 14 मिनट। राज्यसभा में वो 90 मिनट के लिए बोले, 1 घंटे 30 मिनट के लिए। ये देखिए, उसके बाद से आइए राहुल गांधी पर। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो 100 मिनट बोले लोकसभा में, 1 घंटा 40 मिनट। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसदों के हिसाब से उनको जो वक्त मिला वो 29 मिनट बोले। महुआ मोइत्रा टीएमसी की, ये राहुल गांधी का आप देख रहे हैं 100 मिनट। ये देखिए अखिलेश यादव 29 मिनट बोले। और उसके बाद से महुआ मोइत्रा का आपको दिखा देते हैं टीएमसी की तरफ से 28 मिनट इन्हें मिले। महुआ मोइत्रा बोली 28 मिनट के लिए। ए राजा डीएमके, जो बड़ी पार्टियां थी जिनके ज्यादा सांसद चुनकर आए हैं, जैसा हमने आपको बताया फॉर्मूला है जिसमें हर सांसद के लिए 2 मिनट मिलता है, वैसे ही महुआ मोइत्रा। ए राजा 33 मिनट का वक्त इन्हें मिला, ये 33 मिनट बोले। अरविंद सावंत जो कि शिवसेना यूबीटी गुट की तरफ से बोले, वो 12 मिनट बोले। अमोल कोल्हे दिखा दीजिए एनसीपी की तरफ से, जो कि शरद गुट के हैं, उनको भी सांसदों के हिसाब से 12 मिनट का वक्त मिला। अभय सिन्हा को आरजेडी की तरफ से 9 मिनट। मेरा पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे यही है कि विपक्ष ये कहता है कि आप उनकी आवाज दबाते हैं, वो संविधान लेकर घूमते हैं, वो कहते हैं संविधान को आप लोग छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उसकी आत्मा को चोटिल कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष, और उनका यह भी कहना है कि मणिपुर के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा लोकसभा में नारेबाजी हो रही थी, आप मणिपुर वाले सांसद को बोलने देते। आपका जवाब? देखिए, कौन आवाज दबाता है ये कोई जाकर रिकॉर्डिंग देख ले। जब विपक्ष के नेताओं ने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला या राज्यसभा में खड़गे जी ने बोला, सत्ता पक्ष ने उनकी बात पूरी तरीके से शांति से सुनी। और जब प्रधानमंत्री जी ने बोला तो पूरे टाइम नारेबाजी होती रही। बहुत साफ है किसने आवाज दबाने का प्रयास किया। और मैं पूछना चाहता हूं, 135 मिनट तक, जब 1 घंटा 40 मिनट आपने बताया प्रधानमंत्री जी 2 घंटा 14 मिनट तक बोले, तो उस समय लगातार मणिपुर होता रहा। हमारे जो विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं जरा बता दें, 2 घंटा 14 मिनट तो छोड़िए, 14 मिनट भी बोला किसी ने मणिपुर पे? बताइए। नारेबाजी मणिपुर पे 2 घंटा 14 मिनट बोला, आधे घंटे नहीं। यह होता है राजनीति करना। अरे जब आपको मौका मिला था आप उस विषय पे बोलते। कोई जाके डिजिटल डाटा का जमाना चेक कर ले, 10% नहीं 5% कुल मिला के नहीं बोला राष्ट्रपति के अभिभाषण में मणिपुर के मुद्दे के ऊपर विपक्ष के नेताओं ने। मगर नारेबाजी लगातार कर रही है। यदि आप उस विषय पे गंभीर हैं, सदन चर्चा के लिए होता है, तो आप आइए और गंभीरता से उस विषय को ऊपर रखिए, तब आप सरकार से सवाल पूछिए। और मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं, पिछले सत्र में याद करिए, अविश्वास प्रस्ताव तो मणिपुर के लिए लाया गया था। उस अविश्वास प्रस्ताव में जाके सारा देख लीजिए, 5% नहीं बोला गया मणिपुर पे। जो अविश्वास प्रस्ताव ही मणिपुर को लेकर लाया गया उस पर 5% नहीं बोला गया। और सारा हल्ला इस बात का था कि प्रधानमंत्री जवाब दें, जो हर ढंग से नियमानुसार गलत था कि नियम 267 के तहत चर्चा चाहिए, जबकि चर्चा पहले हो गई थी। 267 में संबंधित मंत्री जवाब देता है, नहीं हमें प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। उससे पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए, जबकि मंत्री या प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद चर्चा नहीं होती। तो मुझे वक्तव्य भी चाहिए, वक्तव्य के बाद चर्चा जिस नियम में चाहिए उस नियम में मंत्री जवाब देता, नहीं प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। मगर जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो छोड़ के चले गए। अरे भाई, आपने पूरी संसद का पिछला सत्र नहीं चलने दिया कि प्रधानमंत्री जवाब दें, तो जब अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो सुनना चाहिए था। यह दर्शाता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। और यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं अंजना जी, देश के लिए एक्चुअली में क्या है कि कांग्रेस इस समय एक अलग प्रकार के माइंडसेट में आ गई है। उसको बीजेपी विरोध उसके लिए मुद्दा नहीं है, उसे सारी जमीन खींचनी है अपने सहयोगियों से।
क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने टीआरएस से जमीन खींच ली तेलंगाना में, जेडीएस के वोट को खींच लिया कर्नाटक में, और महाविकास आघाड़ी के दम पे उभर के आ गए महाराष्ट्र में, एआईयूडीएफ का वोट खींच लिया असम में। अब आइए उत्तर प्रदेश में देखिए, जिन सीटों पे कांग्रेस जीती है, भाई राजपूत जी जितना भी हंस लें, वहां एक भी विधानसभा नहीं है उनकी, जिला पंचायत नहीं है, नगर पंचायत नहीं है, सभासद नहीं है और जिला पंचायत के सदस्य नहीं है, मगर वो जीते हैं। तो अब उनको ये कोशिश है, छटपटाहट है कि वो सारा वोट बैंक जिसके चलते हुए इनका गठबंधन हुआ था वो अपने पास ले लें। अब आप ये बताइए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, दूसरे नंबर की पार्टी विपक्ष में कांग्रेस के बाद सपा है। आपको अखिलेश जी के तेवर में ज्यादा उच्छृंखलता नजर आती है राहुल गांधी जी के, जो 9.3% वोट उत्तर प्रदेश में पाके 6 सीटें पाए हैं, उनका तेवर देखिए साहब। और जो पार्टी 37 सीटें पाई है उसके में तेवर नहीं है। कारण क्या है कि इसलिए मैंने आपसे कहा कि संवैधानिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से पिक्चर पब्लिक के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। राहुल जी के मुकाबले अब आपको अखिलेश जी अच्छे लगने लगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब जाती हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं, मैंने अच्छा नहीं कहा। हाँ। मैंने सिर्फ यह बताया विपक्ष में कोई भी दल इतना नहीं उच्छृंखलता उद्दंडता के साथ है जितना कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस को इंडी गठबंधन के सारे दलों का वोट खींचना है। ठीक है, इसका जवाब वो देंगे। क्या उच्छृंखलता ज्यादा कांग्रेस पार्टी दिखाती है, ये उनका आरोप है। लेकिन एक प्रश्न भी है, और सुरेंद्र राजपूत जी, वो प्रश्न ये है कि 240 सांसदों वाली पार्टी को जनता ने अपने वोट से तय किया है कि वो 8 घंटे बोलेंगे, है ना। अब ऐसे में प्रधानमंत्री की ही आवाज को दबा देना ये कैसे सही हो सकता है। मतलब बैटिंग कीजिए आप लोग, 100 मिनट जब राहुल गांधी बोले तो उनकी आवाज सब तक गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने लगे तो लगातार नारेबाजी। मतलब बैटिंग कीजिएगा, लेकिन जब फील्डिंग की बारी हो गई, राज्यसभा में जब वो बोलने लगे मणिपुर पर, वॉकआउट कर दिया। ये कैसे इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है? अंजना जी, वो कहते हैं ना कि सुधांशु जी के लिए भी एक शेर है और उसमें हल्का सा हिस्सा आपके लिए भी है। कहते कितने मासूम लग रहे हो, तुम्हें जो जालिम कहे वो झूठा है। कितने सुधांशु जी बेचारे इंसान है, कितने क्या नाम डर रहे हैं हमसे, कितना जो है प्रधानमंत्री जी का गला घोटा जा रहा है, कितना सब कुछ इन्होंने बताया कि मणिपुर के बारे में ये नहीं हुआ। भी अच्छा हुआ सुधांशु जी खाली हिंदी में बोले, संस्कृत में, हिब्रू में और अंग्रेजी में नहीं बोले। अरे सुधांशु जी, मणिपुर के जिस सांसद को बोलना था उनको बोलने दिया आपने? नहीं बोलने दिया। क्यों आप इस ऐतिहासिक सत्यों के साथ और तथ्यों के साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं? उचित नहीं है। आप जैसे विद्वान आदमी से 2-4 लोग तो भाजपा में हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ पढ़े लिखे हैं, वो भी लखनऊ से, लेकिन आपको तो फिर वही इतिहास के तथ्यों को डिस्टॉर्ट करना है। जिस मणिपुर के सांसद को बोलना था आपने शर्मनाक ढंग से नहीं बोलने दिया। और रही बात जो 21 घंटे की बहस होती है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, आप तो खुद ही सांसद हैं, 1-2 घंटे बढ़ जाती तो कौन सा उसमें बहुत बड़ी वो हो जाती अगर मणिपुर का सांसद 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए बोल लेता। राहुल गांधी जी के वक्तव्य में मणिपुर अगर ना हो तो मुझे बता दीजिए। अखिलेश यादव जी के वक्तव्य में मणिपुर ना हो या हमारे महत्वपूर्ण सांसदों के वक्तव्य में ना हो, लेकिन जिस सांसद को, जो सांसद मणिपुर से आया था, अगर उस सांसद को आप नहीं बोलने दे रहे हैं तो ये आपके लिए और सत्ता पक्ष के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए और संसद की गरिमा के लिए और लोक संसद के जो प्रहरी हैं आदरणीय ओम बिरला जी, सबके लिए शर्मनाक बात है। ये बात ऐसे नहीं है, जिस बात को आप अपनी तरफ ले जाना चाहते हो, ये आपके लिए गर्व का विषय नहीं, ये आपके लिए शर्म का विषय है कि आपने मणिपुर के सांसद को नहीं बोलने दिया। और आज तक जैसे एक अच्छे क्या नाम चैनल पर आप बोल रहे हैं कि वहां पर इन लोगों ने कितना बोला कितना नहीं बोला, हमने एक आदमी को पूरा रखा था बोलने का, आपने बोलने नहीं दिया। ये आपके लिए शर्म का विषय है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कह रहे थे हमसे, भाई बड़ी बड़ी बातें आप लोग कहते हो कि राहुल गांधी जी ये कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी ऐसा कर रहे हैं। कल ही अमित शाह जी ने शरद पवार साहब के ऊपर हमला कर दिया, कहने लगे भ्रष्टाचार की गंगा है, जमुना है, पता नहीं। इससे पहले मुलायम सिंह जी को क्या क्या कहते थे, और उन्हीं लोगों को आप पद्म भूषण भी देते हो। आप ये तय कर लो कि आप लोग हो कौन। तीसरी बात मैं जो आपको बताऊं, जब संसद के लिए अगर प्रधानमंत्री जी ये कहें, आज तक मैंने ऐसा कोई प्रधानमंत्री पिछले 75 सालों में नहीं देखा जिसने इतने कमजोर तरीके से कहा हो, जो प्रधानमंत्री पद की इतनी सशक्त और सर्वशक्तिमान कुर्सी पर बैठा हो और वो कहे कि मेरा गला घोटा जा रहा है, 2.5 घंटे तक मेरा गला घोटा गया। आपको क्या लगता है कि ये बेचारगी दिखा करके प्रधानमंत्री जी अपने आप को मजबूत साबित कर देंगे?
प्रधानमंत्री जी कमजोर साबित हुए हैं, उन पे वृद्धावस्था हावी हो गई है। मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे कि इस तरीके के प्रयासों से जनता आपकी तरफ नहीं जाने वाली। जनता को अगर आपको अपनी तरफ करना है सुधांशु जी, तो 29 लाख पद जो केंद्र में खाली है उसको आप भरिए और आप अपने पापों से का प्रायश्चित करिए। जो नीट का आप एग्जाम जो है वो खुलेआम जिसमें दुराचार हुआ है, खुलेआम जिसके पेपर लीक हुए हैं, और आज आपके मंत्री कह रहे हैं कि वो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। शर्म नहीं आती? एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि इस पेपर लीक की मैं नैतिक जिम्मेवारी लेता हूं, और दूसरा संसद में आकर के कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। किस तरीके की ये बातें कर रहे हैं? सरकार किस तरीके की बातें कर रही है? प्रधानमंत्री ऐसे कैसे अचानक से इतने कमजोर हो गए हैं? और एक जो आज सबसे बड़ी बात आप लोगों ने करी कि संघ में सरकारी कर्मचारियों का आपने जो है जाना अब आपने छोड़ दिया है, तो ये फिर से मैं कह रहा हूं कि देखिए संविधान को तोड़ने का आप लोगों ने नया प्रयास शुरू किया है। इससे हमें और जो कर्मचारी जाएंगे उनको तो समस्या 10 सेकंड से, ठीक है, पूरा तो हमें तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक चीज तय कर ली है आपने कि जो पिछड़ों के शासकीय ऑर्गेनाइजेशन है और बाम सेव जैसे दलितों के जो ऑर्गेनाइजेशन है, कल की डेट में आप उनके सर पे भी डंडा मारेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट आरोप है, कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। सुधांशु जी, बदल दीजिए ऐसे प्रधानमंत्री को जिसके गले पे कोई आदमी खड़ा हो जाए।